हाँ सर। श्याम जी, पहला प्रश्न ये है कि आप सहायक आचार्य हिंदी क्यों बनना चाहते हैं? सर मैं सहायक आचार्य बनने के लिए मैंने जो योग्यताएं प्राप्त की थी उन योग्यताओं का सदुपयोग करना चाहता हूँ, और मेरी जो रुचि है वो अध्ययन और अध्यापन में रही है शुरू से ही। हेलो। हाँ, इसलिए मैं सहायक आचार्य बनना चाहता हूँ सर। मैं मेरी जो योग्यताएं हैं उसको महाविद्यालय स्तर पर प्रदर्शित करना चाहता हूँ। हाँ सर। अच्छा अच्छा। नागौर को, श्याम जी, नागौर और अजमेर जिले को कुब्बड़पट्टी कहा जाता है, तो कुब्बड़पट्टी कहने का क्या कारण है? सर यहाँ जमीन में भूगर्भ पट्टी भी कहते हैं सर, इसमें फ्लोराइड की मात्राएं पाई जाती है सर। इसलिए उस पानी को पीने से जो रीढ़ की हड्डी है उसमें टेढ़ापन आ जाता है, इसलिए इसको कुबड़ पट्टी कहते हैं सर। जी। बांक पट्टी भी कहते हैं और इसको। अच्छा। नागौर जिला खनिजों की दृष्टि से एक संपन्न जिला है, तो यहाँ की जो प्रमुख खनिज है उनके बारे में बताएं थोड़ा। सर ये एक तो टंगस्टन है सर, जो डेगाना में बगरी से निकलता है। फिर चाइना क्ले भी निकलता है सर यहाँ, और रॉक फास्फोर्ट भी निकलता है, और मार्बल भी निकलता है। जो मकराना का जो संगमरमर है ना, वो विश्व प्रसिद्ध है सर। अ, लाल पत्थर भी निकलता है सर गोटन के आसपास यहाँ, बलुआ पत्थर। हेलो। नागौर में प्रमुख उत्पादित फसलें। नागौर में विशेष रूप से मूंग की फसल होती है सर खरीफ में, और रबी में तारामीरा की फसल होती है। उसमें सरसों, चना ये होती है। और खरीफ की फसलों में हमें मूंग, मोठ, जवार, बाजरी, तिलहन ये फसलें उत्पादित होती हैं। जीरा भी होता है सर यहाँ बहुत मात्रा में। और यहाँ की जो पान मेथी जी है जी। वो प्रसिद्ध है सर। ताउसर भी यहाँ हाँ, होता पान है सर। मथी प्रसिद्ध है नागौर जिले की। हाँ, बढ़िया श्याम ताउसर। जी। हाँ। हाँ। नागौर जिले की अपनी बात कर रहे हैं, तो नागौर जिले में विधानसभा सीटें कितनी है कुल? नागौर जिले में विधानसभा की सीटें 10 है सर। 10 है। और आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? मेरा विधानसभा क्षेत्र मेड़ता है। मेड़ता है। तो मेड़ता के वर्तमान विधायक कौन से हैं, कौन है? मेड़ता से वर्तमान विधायक श्रीमती इंदिरा देवी बावरी है। इंदिरा देवी बावड़ी। जी जी। आप ये बताएं कि आप मधुमती पत्रिका पढ़ते हैं, तो इसके जो संपादक है वो कौन है? इसके वर्तमान संपादक ब्रजरत्न जोशी है सर। बरतन जोशी जी। ठीक है। क्या यह पत्रिका यूजीसी की के लिस्ट में है, लिस्टेड है? सर इसकी मुझे जानकारी नहीं है सर। कोई बात नहीं। अभी इसका जो विशेषांक निकला था अभी हाल ही में, तो दिसंबर दिसंबर वाले की बात कर रहे हैं अपने, तो वो किस पर है? वो भरत जी व्यास पर है सर। दिसंबर वाला? तो जनवरी में दिसंबर वाला मन्नू भंडारी जी पर है सर। मन्नू भंडारी जी पर है। तो मन्नू, आपने इसको पढ़ लिया होगा, मन्नू भंडारी जी के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? मन्नू भंडारी जी का जन्म भानपुर में हुआ, और उन्हें जो स्कूली शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा उन्होंने अजमेर के सावित्री गर्ल्स कॉलेज से प्राप्त की है। और इनके पति का नाम राजेंद्र जी यादव है, और इन्होंने उपन्यास, नाटक बहुत लिखे हैं। जी जी। हाँ नाटक, सर। उपन्यास, कहानियाँ काफी लिखी है कहानियाँ। उन्होंने। तो हाँ इनका सर। जो स्वयं का जो जीवन रहा है वो कैसा रहा है सर? अगर अपने बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जी जीवन इनका अच्छा नहीं रहा है। इनके इनके पति में सर अनबन होती रही थी, और इनको तलाक भी लेना पड़ा था। जी जी जी। क्या इसका प्रभाव इनकी रचनाओं पर पड़ा? हाँ, इनकी रचना, दाम्पत्य जीवन का प्रभाव इनकी रचनाओं पर पड़ता है सर। जी जी। तो स्त्री जीवन के ऊपर उन्होंने काफी लिखा है, और क्योंकि ये स्वयं उन्होंने किया है, तो स्त्री जीवन के बारे में इनके क्या विचार हैं? स्त्री जीवन के बारे में सर, जो इन्होंने व्यक्तिगत जो दुख भोगे हैं उनको अपने साहित्य के माध्यम से बताया है सर। जैसे कि इनका जो उपन्यास है आपका बंटी, उसमें जो दाम्पत्य समस्याएं उठाई गई है, उसमें सर इनके दाम्पत्य जीवन
जीवन से भी हम उनको जोड़ सकते हैं सर। नहीं, वो तो ठीक है। मतलब स्त्री के बारे में इनके विचार क्या है, स्त्री को किस प्रकार होना चाहिए, क्या ऐसे कदम उनको उठाने चाहिए, इस प्रकार की उन्होंने कुछ लिखा है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। स्वतंत्र प्रकृति की होनी चाहिए सर ईश्वर स्त्री को। अच्छा, मनु महाराज जी ये मानते हैं कि स्त्री है वो घर की चार दीवारी में ना रहे, उसको वो स्वतंत्र हाँ अपना हाँ जीवन है, हाँ, या हर जो उनका चुनौती है उसको स्वीकार करे। चुनौती को और स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अब मैं हमारे हिंदी विशेषज्ञ सदस्य गोपाल जी से निवेदन करता हूँ कि आप पूछें सर। सर नमस्ते। सर नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते, क्या पढ़ कर गए हैं, कहाँ से पूछें आपको? सर आदिकाल पढ़ा सर। अच्छा, आदिकाल में सिद्ध साहित्य हैं। हाँ सर। सिद्ध साहित्य की वर्तमान युग में कोई साम्यता है क्या वर्तमान साहित्य से? मतलब सिद्ध साहित्य की वर्तमान साहित्य को समकालीन साहित्य को कोई देन है क्या? सिद्ध साहित्य में सर जो उस समय सिद्धों ने समाज में जो कुप्रथाएं थी उन पर प्रहार किया है, तो आज भी सर समाज में वैसे ही अंधविश्वास कुप्रथाएं देखने को मिलती है सर। इसलिए वर्तमान साहित्य में भी इनकी प्रासंगिकता बनी हुई है सर। और उस समय भी उन्होंने सहज भाषा पर बल दिया था। आज भी सहज साहित्य सहज भाषा में होना चाहिए ताकि अर्थ ग्रहण करने में कोई प्रकार की बाधा ना उपस्थित हो सर। सिद्ध साहित्य के विरुद्ध नाथ संप्रदाय खड़ा हुआ था, सिद्ध संप्रदाय के विरुद्ध। क्या कारण थे उसके? सर सिद्धों ने नारी को साधना के पक्ष में माना है सर। और नाथ साहित्य नारी संसद को गलत मानता है सर, ये भी एक कारण रहा। फिर सिद्धों के साहित्य में हमें पंचम प्रकार की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, तो नाथों ने उनका भी विरोध किया। इसलिए इन बुरी आदतों उनके आदतों की वजह से नाथ साहित्य खड़ा हुआ सर। पंचमकार साधना क्या है? सर इसमें जो मदिरा, मत्स्य, मांस, मिथुन, इन इन पांचों के बारे में बताया जाता है सर। नाम आता ये है पंच मुद्रा, ये मुद्रा क्या है? मुद्रा मुद्रा सर इसकी मुझे जानकारी नहीं है, ध्यान में नहीं आ रहा पढ़ा। सिद्धों 84 सिद्धों का वर्णन कौन से ग्रंथ में प्राप्त होता है? 84 सिद्धों का वर्णन सर राहुल सांकृत्य जी की एक रचना है सर, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, उनमें मिलता है सर। लिखे किसी ग्रंथ में मिलता है क्या? क्या सर ऐसा प्रश्न बताइए सर आप। सिद्धों का उल्लेख, 84 सिद्धों का उल्लेख मैथिली के किसी ग्रंथ में मिलता है क्या? सर समझ चाहता हूँ, इसकी मुझे जानकारी नहीं। कोई बात नहीं। कोई 5 जैन साहित्यकारों के और उनकी रचनाओं के नाम बता दीजिए। सर जैन का साहित्यकारों में स्वयंभू, पवनचरी, ऋष में भी ये स्वयंभू चंद ये रचनाएं है सर। पुष्पदंत, एक एक रचनाओं के नाम बता दीजिए इनके। स्वयंभू की रचनाएं है सर, पवनचर्यो, ऋष भी चर्यो और स्वयंभू छंद। पुष्पदंत, महापुराण एक ये रचना है। फिर सर आसबू कवि जो राजस्थान से आते, चंदनमाला रास एक वो रचना है सर इनकी। और सर और में सर और याद नहीं आ रही सर। बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। शुक्ल जी ने क्या नाम दिया था इसको, आदिकाल को? आदिकाल को शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम दिया। किन किन ग्रंथों के आधार पे नाम दिया, आप बता सकते हैं क्या? हाँ सर उन्होंने 12 ग्रंथ माने थे, जिनमें से 6 रासो ग्रंथ है कि पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो और हमीर रासो। एक तो ये 6 ग्रंथ है। फिर विद्यापति की रचनाएं आती हैं, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पदावली और अमीर अमीर खुसरो की रचनाएं आती हैं एक है। और एक जय मयंक जस चंद्रिका और
जयचंद्र प्रकाश, ये रचना है सर। बहुत अच्छा। इसकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न उठाया जाता है। इसमें से कितने ग्रंथ प्रमाणिक है, कितने अप्रमाणिक है, ऐसा कुछ आप बताइए। सर रासो साहित्य के बारे में उठाया जाता है, लगभग जितने भी रासो है उनके, पृथ्वीराज रासो तो सर उसमें सर्व प्रमुख नाम आता है उसका, उसकी प्रमाणिकता को लेकर सर। आप क्या मानते हैं, ये प्रमाणिक है, अर्ध प्रमाणिक है या अप्रमाणिक है? सर मैं इसको अर्ध प्रमाणिक मानता हूँ। प्रमाणिक कहने वाले कोई 2-3 विद्वानों के नाम बताइए आप। प्रमाणिक सर, हेलो, प्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक। अर्ध प्रमाणिक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि अद्विजय, ये सर, अग्रचंद नाहटा। सुनीति कुमार चटर्जी इनको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं क्या? हाँ सर। बिल्कुल। अच्छा, आपका प्रिय कवि कौन है आदिकाल में? आदिकाल में मेरा प्रिय कवि तो अमीर खुसरो है सर। अमीर खुसरो ही क्यों प्रिय है आपको, विद्यापति क्यों नहीं है? सर अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं वो वर्तमान हिंदी की ज्यादा निकट जान पड़ती है सर, और खड़ी बोली के वो प्रथम कवि माने जाते हैं। फिर मनोरंजन के हेलो सर, कोई सुन कॉल रहा आ हूँ, गया था। बोल। हाँ सर। हाँ, मनोरंजन के माध्यम से भी उन्होंने समाज में उस समय जो उपदेश देने के प्रवृत्ति को अपनाई है सर, पहेलियों के माध्यम से। बहुत अच्छा। इस, अच्छा, इसलिए आप सर श्यामपट्ट पे कुछ पढ़ाइए देखें। श्यामपट्ट में सर मैं छंद पढ़ाना चाहूंगा। पढ़ाइए। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम छंद पढ़ेंगे। ये छंद शब्द है, ये छंद धातु में 3 प्रत्यय के योग से बना है, और छंद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो एकत्र करना, प्रसन्न रहना, फुसलाना, आच्छादित होता है। अगर हम परिभाषा की बात की जाए तो छंद की परिभाषा ये होगी कि जिस रचना में यति, गति, लय, तुक, पाद, चरण, मात्रा, गण इत्यादि नियमों का पालन किया जाता है उसे हम छंद कहते हैं। और छंद के जो आदि प्रवर्तक होते हैं माने जाते हैं वो ब्रह्मा जी माने जाते हैं, और छंद के प्रवर्तक आचार्य पिंगल माने जाते हैं। पिंगल ने जी, छंद से आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ सर। आप बताइए, छप्पे छंद के लक्षण और उसका एक उदाहरण बता दीजिए। मेरा अंतिम प्रश्न है ये। छप्पे सर ये अर्धमात्रिक छंद है, इसमें 2 छंद मिलकर ये छप्पे छंद बनाया जाता है, रोला और उलाला। ये सर जो इसकी जो 4 जो पंक्तियां होती हैं उसमें रोला के लक्षण होते हैं, अंतिम 2 पंक्तियों में उलाला के लक्षण होते हैं। उदाहरण के रूप में सर मैं बताना चाहूंगा कि मरे बेल घड़ियाल, मरे वे अड़ियल टट्टू, मरे कृक्षा नार, मरे वे कसम निखट्ठू, बामन वो मर जाए भरी सभा में, बामन वो मर जाए भरी सभा में शराब पिलावे, पूत वो मर जाए जो कुल के दाग लगावे, अरु बेनिया राजा मरे, अरु बेनिया राजा मरे। सर बाद में सर ये मुझे याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। इसमें रोला और उल्लाला, आपने इसमें ये बताया था, अर्ध सम्मात्रिक बताया था ना इसको? हाँ सर, अर्ध मात्रिक छंद। अर्धमात्रिक। अर्धमात्रिक है या विषम मात्रिक है? हाँ समझ चाहता हूँ सर, विषम मात्रिक। कोई बात नहीं। मैं रोला और उल्लाला, तो उल्लाला की क्या विशेषताएं? उलाला, उलाला में सर 15 और 13 की जो मात्राएं होती हैं उसमें जो यति होती हैं 15 और 13 पर लगती है सर। उलाला करते बहुत अच्छा अतिशय। श्याम जी, हाँ मेरी हाँ ओर से सर, प्रश्न पूरे हुए। मैं धन्यवाद सर। अगले सदस्य को आमंत्रित करता हूँ, आप आए और प्रश्न पूछें। जी सर। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। आपके पाठ्यक्रम में एक रचना सम्मिलित की गई है, कामायनी। कितने सर्ग हैं सर इसमें? कामायनी मैम 15 सर्ग है।
आप उनके नाम बता सकते हैं सर? कोशिश करता हूँ। चिंता, आशा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद और आनंद सर। मैम आनंद, एक शायद मैं सर भूल रहा हूँ। जी सर, बहुत बढ़िया। मेरा अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद जो काव्य धारा आई थी, उसकी पृष्ठभूमि क्या रही? प्रयोगवाद काव्य धारा की जो पृष्ठभूमि थी रही, वो न्यू सिग्नेचर आंदोलन था मैम। उससे प्रभावित होकर प्रयोगवादी काव्य धारा हिंदी साहित्य में आई है। इसकी हेलो। प्रमुख विशेषताएं बता सकते हैं सर आप? प्रयोगवाद ये हर क्षेत्र में नए नए प्रयोग करते थे, एक तो ये विशेषताएं हैं। और इसमें व्यक्तिगत भावों की अपेक्षा सामाजिक दृष्टि को ज्यादा अपनाया गया है मैम। हेलो, जी सर। आवाज आ रही मैम? जी जी बिल्कुल आ रही है सर, आप बोलिए। हाँ, मुझे इतनी जानकारी मैम इसके बारे बढ़िया बताया सर आपने। मेरा अगला प्रश्न है कि एक भक्ति काल में जो सूफी काव्य धारा है, उसके अंतर्गत हम जायसी का नागमती वियोग खंड है सर, में। हाँ हाँ मैम। तो उसके बारे में बताइए सर। नागमती ये वियोग खंड ये हिंदू महीनों के अनुसार आषाढ़ महीने से इसका वीर वर्णन शुरू होता है मैम। और इसमें नागमती की वीर है के मार्मिक चित्रण देखने को मिलता है मैम इसमें हमें। जी सर, ये कौन सी भाषा में है? अवधी भाषा में मैम। अवधी भाषा में है। अवधी भाषा के अन्य कोई ग्रंथों के नाम बताइए। अवधी भाषा के अन्य ग्रंथ में एक तो चंदाइन है मैम। हेलो। और जी सर। एक मैम आलम का ग्रंथ है। जी, तुलसीदास के ग्रंथ भी अवधी हाँ, भाषा में तुलसी रचे गए सर? बिल्कुल में रामचरितमानस है मैम, जी जी। दोहावली, जी पार्वती मंगला, जानकी सर, मंगल, ये भी। सूर। जी बहुत बढ़िया सर। आप ये बताइए, सूर और तुलसी की जो भक्ति भावना है, उसमें प्रमुख कोई 3 अंतर बता दीजिए सर। सूर की भक्ति सख्य भाव की है और तुलसीदास जी की भक्ति अ, दास्य भाव की है। सूर अपने साहित्य में श्री कृष्ण के बचपन का ज्यादातर वर्णन करते हैं, जबकि तुलसीदास जी अपने साहित्य अपनी रचनाओं में राम के युवावस्था का रूप का वर्णन ज्यादा मिलता है, बचपन के चित्रण कम मिलता है। और सूर का साहित्य सूर की सभी रचनाएं ब्रज भाषा में है, जबकि तुलसीदास जी की रचनाएं ब्रज और अवधी भाषा दोनों में है। जी सर, बहुत बढ़िया बताया। सूरदास का पद सुना दीजिए सर आप। कि बुझत श्याम कौन तो गौरी, कहा रहती देखी नहीं कभू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती अपने पोरी, सुनत रहत नंद का ढोटा, स्त्रवन करत दही चोरी। हम काहे को मैम समाचार तो मुझे इतना ही आ रहा है। बात नहीं सर, बहुत बढ़िया सुनाया आपने। मेरी तरफ से आपका साक्षात्कार पूरा हुआ। धन्यवाद।